हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 12 चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा रहा था आप लोगों को। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपको लाइफ स्पान, रिप्रोडक्शन, साथ ही साथ रिप्रोडक्शंस के टाइप्स जैसे कि ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ए सेक्सुअल में मैंने आपको बाइनरी फ्यूजन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन, और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को प्लाज्मोटोमी के बारे में बताया था। प्लाज्मोटोमी जिसमें क्या होता था कि साइटोप्लाज्म के कुछ मासेस जो होते थे वो डिवाइड कर जाते थे, जिससे कि क्या होते थे न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पर अब हम अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है बडिंग। देखिए बडिंग क्या होता है कि बडिंग जो होता है वो एक अपना एक एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें होते क्या है, इनमें देखिए जैसे क्या लिखा है यहाँ पर कि बडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A new individual developed from a small projection or the bird's arising parents organism। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें आपका एक न्यू छोटा सा बर्ड एराइज हो जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की तरह मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ, जैसे ये आपका क्या हो गया, एक आपका ऑर्गेनिजम्स हो गया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होंगे इनमें क्या होता है, इनमें छोटा सा आउटग्रोथ क्रिएट हो जाएगा, क्लियर, छोटा सा आउटग्रोथ बन जाएगा। यहाँ पर आउटग्रोथ बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर कि जितने भी आपके आउटग्रोथ होंगे वो एक समय ऐसा आएगा कि वो आउटग्रोथ एक न्यू सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पर दो न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस होंगे, ये रिप्रोडक्शंस हम किसे बोलेंगे, हम बडिंग बोलेंगे, ओके, ठीक है बच्चों। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ केसेस लिखे गए हैं कि बट इन मेनी केसेस बडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेशलाइज्ड एरिया, द इनिशियल प्रोट्यूबरेंस ऑफ द प्रोलेक्टिफेरेंस साइटोप्लाज्म आर सेल। द बड eventually developed into an organism duplicating the parent. The new individual may separate to exist independently or the bud may remain attached from the aggregating or colonies। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपके नए सेल का फॉर्मेशन होगा, ये नए सेल जो होंगे इनका जो बड एराइज होगा वो अपने पेरेंटल बॉडी के कहीं से भी ये एराइज कर सकते हैं। यहाँ पर इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, यहाँ बड एराइज होने का मेन मोटिव क्या है, यहाँ बड एराइज होने का मेन मोटिव यह है कि यहाँ पर जो आपके बड होंगे वो कुछ समय बाद ये बड़े हो जाएंगे, ग्रोथ करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये फुल्ली मैच्योर्ड होने के बाद आपके पेरेंटल सेल से अलग हो जाएंगे। तो जिसके द्वारा क्या होगा, हमारे दो न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हम आगे देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका यहाँ पर क्या होगा, बडिंग आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक आपका स्पेशल टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है इंटरनल बडिंग। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बडिंग के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंटरनल बडिंग क्या होते हैं। इंटरनल बडिंग क्या होते हैं, देखिए जाहिर सी बात है, नाम से देखिए क्लियर हो रहा है, इंटरनल मतलब कि अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखिए कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके अंदर जो जिनका बर्ड का अरेंजमेंट उनके बॉडी के अंदर साइड होता है, इनर साइड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल बडिंग कहते हैं। यहाँ पर ये इंटरनल बडिंग कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा था कि मल्टीपल फ्यूजन में जो होता था नॉर्मल कंडीशन में वो क्या करते थे, बाइनरी फ्यूजन करते थे, लेकिन वहीं पर जैसे आपका फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन होता था और एडवर्स कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन होता था, तो सेम वैसे ही आपके जो बडिंग होता है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं और जो इंटरनल बडिंग होते हैं वो हमेशा एडवर्स कंडीशन में होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि each gymnus have a masses of echinocytes surrounded by the protective covering to tide over the seasonal drought। मतलब जी जो आपका सूखा पड़ने वाला है या फिर जो एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन है, इनके द्वारा क्या होगा, आपका इंटरनल बड का फॉर्मेशन होगा। सेम प्रोसेस वही होगी, बस केवल क्या होगा, यहाँ पर जो बडिंग का फॉर्मेशन होगा, जो बड क्रिएट होंगे वो आपकी
ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस प्रकार से बडिंग होती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रीजनरेशन। अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन देखते हैं क्या होता है कि रीजनरेशन इज द रिस्टोरेंस ऑफ आर न्यू ग्रोथ बाय एनी ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन्स, टिश्यूज एक्सेट्रा हैव बीन लॉस्ट, रिमूव्ड और इंजर्ड। मतलब कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस में अगर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के कोई टिश्यू या ऑर्गन या कोई बॉडी पार्ट अगर उनसे अलग हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या होता है, इसके बाद वो अपना ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने पूरे बॉडी पार्ट को फिर से फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे अमीबा हुआ, अगर अमीबा को अगर हम बीच से अगर काट भी देते हैं, अगर एक्सीडेंटली अगर काट देते हैं, तो भी ये अपने दो न्यू ऑर्गेनिज्म, दो न्यू अमीबॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रीजनरेशन कैपेसिटी शो करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोगों ने इसमें यह देखा था कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रीजनरेशन कैपेसिटी शो करते हैं। हिंदी में इनको हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया और मॉस, फ्लैजेलम, बहुत सारे ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रीजनरेशन कैपेसिटी शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होते हैं, these are the close connection between the regeneration and reproduction, the method by which organism reproduce themselves. They have a common with regenerative process. Vegetative reproduction occur commonly in plants and occasionally in the lower organism. मतलब कि ये आपके जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इनमें कॉमन देखा जाता है। लेकिन जो आपके लोअर क्लासेस एनिमल होते हैं, जो आपके लोअर क्लास के एनिमल होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, अमीबा, तो इन सभी में क्या होते हैं, इन सभी में यह रेयरली केस में यह चीज़ देखा जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, फ्रेगमेंटेशन। देखिए बच्चों फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन देखिए रीजनरेशन का एकदम देखिए जुड़वा भाई कह सकते हैं हम लोग कि जो रीजनरेशन होता है वो फ्रेगमेंटेशन की तरह ही होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या लिखा है कि फ्रेगमेंटेशन इज अ मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म इज इन फॉर्म ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू मेनी फ्रेगमेंट एंड ईच ऑफ द फ्रेगमेंट डेवलप इनटू मैच्योर फुली ग्रोन इंडिविजुअल। यहाँ पर देखिए दो बहुत ही कॉमन चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं कि पहली चीज़ तो वो जो कि क्या आपके यहाँ पर जैसे कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खुद के बॉडी पार्ट को दो या दो से अधिक पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। लेकिन वहीं पर जो रीजनरेशन होते हैं, रीजनरेशन में कोई भी ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो बाई एक्सीडेंटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनमें फिर उनका ग्रोथ होता है। देखिए प्रोसेस तो दोनों सेम है, बस क्या रीजनरेशन में वो एक्सीडेंटली वो ग्रो करते हैं, टूट जाते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं, और वहीं फ्रेगमेंटेशन में वो अपने आप्स को ही डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे साइनोबैक्टीरिया, लाइकिन, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि क्या होते हैं इनमें फ्रेगमेंटेशन पाई जाती हैं। ओके, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया गया है, देखिए क्या है, फिसिपार्टरी, इसे वो क्या बोलते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, each of these organism, these fragments develop into mature fully grown individual that are clones। यहाँ पे क्लोन का क्या मतलब है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जितने आपके न्यू ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है, इन नए ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में जो आपके दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके इसीलिए इनको हम लोग क्लोन बोलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, क्लोन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म इन इकाइनोडर्म्स, जो इकाइनोडर्मेटस जो आपके किंगडम्स होती हैं, दिस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूजुअली नोन एज द फिसिपार्टरीज। कहने मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अगर किसी और ऑर्गेनिजम्स में अगर आपका फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है तो हम लोग उसको नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर इकाइनोडर्मेटा में अगर आपको ये चीज़ देखा जाता है, फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है, तो उसको हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, फिसिपार्टरी कहते हैं। ओके बच्चों, फिर आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। देखिए मैं आपको जल्दी मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी तो है, लेकिन हाँ इतनी ज़रूरी भी नहीं है कि आप लोग अपने
टॉपिक को आगे आगे न बढ़ा पाएँ। तो मैं जो वीडियो अपनी थोड़ी शॉर्ट रखता था, मैं उस वीडियो को थोड़ी और लॉन्ग रखूँगा। तो ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, सबसे सीधी सी बात है, स्पोर फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन समझना होगा। देखिए बच्चों, जैसे कि होता क्या है कि अगर आपका एक सिंगल सेल है और इस सेल में आपका 20 मान लीजिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मान लीजिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर ये सेल डिवाइड करता है, ओके, अगर ये सेल डिवाइड करके 2 सेल्स में बनाता है, तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर इन दोनों सेल्स में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर पाए जा रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे माइटोसिस डिवीजन। इज इट क्लियर? यहाँ पर अगर सेल के जेनेटिकल क्रोमोसोम्स में अगर बिल्कुल भी क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस नहीं होते हैं, जितने क्रोमोसोम्स आपके डॉटर सेल्स में हैं उतने ही क्रोमोसोम्स आपके पेरेंटल सेल्स में होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिवीजन। अगर इसी पे हम लोग देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 अगर सेल्स हैं, 2 सेल हैं, और 2 सेल में क्या हो रहा है, अगर 2 सेल हैं और 2 सेल में अगर आपके पेरेंटल सेल्स में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है अगर उनमें 23 भाई 46 का हाफ करेंगे कितना आएगा? 23 ही आएगा। तो अगर पेरेंटल सेल में अगर किसी भी सेल डिवीजन में अगर क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल क्रोमोसोम नंबर के हाफ हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीजन कहते हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पर मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं अपने उनके सारे फेजेस को मैं क्लियर करूंगा, तो उसको आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन होता है, तो मैं अपनी वीडियोज़ को हमेशा आपके साथ लाता रहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन समझ में आ गया होगा। माइटोसिस करने का मतलब क्या है कि उनमें जैसे कोई सेल है, अगर वो सेल अगर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है और उन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं? तो ऐसे कंडीशन में हम उसे बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। लेकिन वही मियोसिस डिवीजन क्या होते हैं कि अगर किसी सेल में अगर कोई सेल है, अगर वो सेल 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है और उन दोनों डॉटर सेल्स में अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से अपने आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि इनमें जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हम लोग उसको जानते हैं कोनिडिया के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग जानते हैं कोनिडिया के नाम से, ओके, कोनिडिया, स्पोरेंजिया। देखिए नॉर्मली हम उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया के ही नाम से हम लोग जानते हैं, ओके। स्पोरेंजिया क्या होते हैं? स्पोरेंजिया एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? स्पोरेंजिया एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अपने अंदर स्पोर को कंसिस्ट करते हैं। किसको? स्पोर को। यहाँ पे क्या होते हैं? स्पोर को कंसिस्ट करते हैं। यहाँ पे स्पोर्स कहने का मतलब क्या होता है? स्पोर एक सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन हाँ, जो सीड होते हैं वह डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, मतलब उनमें 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। लेकिन जो आपके जो होते हैं, आपके जो स्पोर होते हैं या आपके हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिजम्स में आपका स्पोर्स पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, तो स्पोर्स अगर मैच्योर हुए, तो स्पोर जब मैच्योर होंगे तो ये स्पोरेंजियम वॉल को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। स्पोरेंजियम वॉल को ये ब्रेक कर देंगे, और जब स्पोरेंजियम वॉल को ब्रेक कर देंगे तो ये क्या करेंगे? अपने अंदर जितने भी छोटे छोटे स्पोर्स होंगे, ये स्पोर्स सभी क्या हो जाएंगे? बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोर्स जब बाहर निकल आएंगे तो इसी कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। देखिए बच्चों, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर क्या है कि अगर आपका कोई भी अगर ऐसे स्पोर्स है, अब इनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं, एक सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। हैप्लॉइड मतलब कि उनमें ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जब अंदर के स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे तो ऊपर की जो सिस्ट वॉल होगी या फिर जो स्पोरेंजियम वॉल होगी, स्पोरेंजियम वॉल क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। जब स्पोरेंजियम वॉल जब ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ से क्या होगा कि जो छोटे छोटे स्पोर्स जो बने हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक।
अब स्पोर्स जब बाहर आ जाएंगे तो ये कहीं पर भी जाएंगे जहाँ पर इनका फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे, तो वो फेवरेबल कंडीशंस के दौरान वो क्या होगा कि वो अपना एक न्यू आपके प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देंगे। तो देखिए बच्चों, ये भी आपका क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ही होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड ग्रीन प्लांट बैक्टीरियल स्पोर्स आर अरेस्टिंग डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल। इट हेल्प टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम थ्रू द पीरियड ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन। ये आपके अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये आपके बैक्टीरिया, फंजाई, ग्रीन प्लांट, इन सभी के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो मेनी बैक्टीरियल स्पोर्स आर द हाईली ड्यूरेबल एंड कैन जर्मिनेट इवन आफ्टर ईयर ऑफ डॉर्मेसी। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका बाहर का एनवायरनमेंट अगर खराब है तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये इतने ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि लगभग अपने स्पोरुलेशन होने के बाद, देखिए स्पोरुलेशन क्या होते हैं कि जब स्पोरेंजियम से स्पोर्स जब बाहर निकलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर स्पोरुलेशन होने के बाद अगर उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला तो मतलब मान लीजिए कि बाहर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसके बाद भी जो आपके जो स्पोर्स होंगे ये लगभग इवन ईयर ये क्या होंगे, ये सरवाइव करेंगे क्योंकि ये इतने ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अमंग द फंजाई स्पोर्स सर्व ए फंक्शन सिमिलर टू द सीड। ये देखिए इस फंजाई में क्या होते हैं, ये लगभग एक तरह के सीड की तरह ये स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय द स्पेशलाइज्ड फ्रूटिंग बॉडी। देखिए फंजाई में आप लोगों ने उनके ऊपर जो एक निकला होता है ना, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुकुरमुत्ता, तो उसके ऊपर जो क्या होता है कि इनके ऊपर जो एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स अपने अंदर क्या करते हैं, यह स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्पोर के लिए यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट लिए गए हैं, जैसे कंडीशन फॉर मतलब कि फंगल स्पोर जर्मिनेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिविजुअल अंडर सुटेबल कंडीशन। देखिए एक स्पोर्स के लिए जो सुटेबल कंडीशंस होते हैं वो सुटेबल कंडीशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला है मॉइस्चर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है फूड अवेलेबिलिटी, मतलब कि जहाँ पर वो गिर रहे हैं वहाँ पर उनको फूड प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है या नहीं। यहाँ पर ये क्या है, आपके इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके स्पोर फॉर्मेशंस में होती हैं। यहाँ पर देखिए जो आपके स्पोर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, जिससे एक होता है जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। जूस्पोर्स क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब गतिशील होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं। एंड एप्लानोस्पोर क्या होते हैं, ये फीमेल टाइप्स के होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये एक जगह पर रहेंगे तो वहीं पड़े रहेंगे, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह तक घूमेंगे नहीं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपके दिए गए, जैसे देखिए स्पोरेंजियोस्पोर्स देखिए लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इंडोजेनस होते हैं स्पोर्स। देखिए यहाँ पर कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे देखिए यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर है, यहाँ राइजोपस बनाया गया है। राइजोपस एक क्या है, आपका फंगस है। फंगस में देखिए यहाँ पर इनके प्लांट बॉडी है, मतलब कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग हाइफी कहते हैं। इनके हाइफी के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है और ये स्पोरेंजियम क्या करते हैं, ब्रस्ट होते हैं और जिससे कि सारे स्पोर्स क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा स्पोर फॉर्मेशन भी हो गया है क्लियर। तो अब आगे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके टॉपिक्स इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। बट हाँ, अगर कहा जाए कि आपके क्लास 12th में अगर बोर्ड में अगर आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पूछता है तो उसमें आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होंगे ये टॉपिक्स जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होते हैं, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होते हैं, या सीधी सी बात बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक मान लीजिए एक आपके गुलाब का पौधा है, क्लियर। अब इस गुलाब के पौधे की अगर हम लोग डंठल काट के अगर हम इस डंठल को यहाँ पर लगा दिए और कुछ समय बाद यहाँ पर भी एक नया क्या हो गया, गुलाब का पौधा निकल गया, तो मैं बोलूँगा कि ये जो आपका गुलाब का पौधा है, ये जो गुलाब का पौधा है वो इससे फॉर्म हुआ है। कि भाई ये गुलाब का पौधा इससे फॉर्म हुआ है। तो सीधी सी बात कर सकते हैं कि अगर किसी न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन अगर अपने पेरेंटल बॉडी के किसी पार्ट से हुआ हो, देखिए इस पार्ट से हुआ था ना, कौन सा पार्ट था, ब्रांच था, स्टेम था, तो ब्रांच से अगर फॉर्म हुआ तो मतलब किसी भी न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन अगर अपने पेरेंटल प्लांट बॉडी के
किसी पार्ट से होता है तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब कि कोई भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा है तो वो नेचुरली किस तरह से होते हैं वो हम लोग को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है रूट, जड़ के द्वारा। भाई जड़ में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको जड़ लगाई जाती है, जैसे कि आपको क्या हो गया, जैसे दालिया हो गया, स्वीट पोटैटो, कंदा, और भी बहुत सारे होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि उनके रूट लगाए जाते हैं जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। यहाँ पर देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आलू जो होता है वो आलू क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर आलू एक रूट है, लेकिन रूट वो नहीं है, वो आपका एक स्टेम है। बल्कि कैसा स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जो होते हैं, रूट के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे ये मान लीजिए आपका आलू हो गया, पोटैटो हो गया, और इन पे कुछ ऐसे ऐसे देखिए आईज बने होते हैं, आंख बनी होती हैं, जिससे कि हम लोग बोलते हैं, तो ये आंख काट के हम लोग उसी बोते हैं जिससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होते हैं कि आपका जो पोटैटो है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसमें क्या होते हैं कि इसमें देखिए जैसे कि ट्यूबर हो गया, ट्यूबर सच एज पोटैटो। यहाँ पे अगर हम पोटैटो को अगर एक अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग, कि जो आपका पोटैटो है वो क्या है, आपका एक ट्यूबर है। ठीक, यहाँ पर इनमें क्या होते हैं, फूड स्टोर होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आगे चल के ये क्या होते हैं, आपके एक नए प्लांट का ग्रो करते हैं। वहीं पर बल्ब की बात करें, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ठीक, तो यहाँ पे लहसुन प्याज क्या हो गए, आपके एक तरह के बल्ब हो गए जो कि अंडरग्राउंड, जो कि उनसे भी क्या होते हैं, आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। देखिए बच्चों, ये जो टाइप्स मैं बता रहा हूँ, ये टाइप्स किसके हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि जब किसी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन अपने पुराने प्लांट का किसी भाग से हो। तो यहाँ पर किस भाग से हो रहा है, जैसे ट्यूबर, ठीक, यहाँ पर किससे हो रहा है, बल्ब से, यहाँ पर किससे हो रहा है, कॉम से। इसके बाद क्या है, राइजोम्स है, सकर है, रूनर्स हैं, स्टोलेन है। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिससे होते हैं। यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल मेथड बताया गया है कि आर्टिफिशियल मेथड्स क्या होते हैं इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। जैसे देखिए टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर क्या होते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन जो होते हैं, मतलब इनको हम लोग नॉर्मल भाषा में टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, जो एंडेमिक प्लांट स्पीसीज होते हैं, जो ऐसे पौधे जो कि खत्म होने के कगार पे हैं, हम उनके कैलेक्स को क्या कर देते हैं, काट लेते हैं। कैलेक मतलब कि उनके ऊपर की जो ढूंढ होती है, जहाँ से उनकी पत्तियां निकल रही होती हैं, उनको निकालते हैं, एक अच्छे से मीडियम में रखते हैं, और उनमें हम लोग ऑक्सीजन हार्मोन मिलाते हैं, जिससे क्या होते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन मिलाते हैं, जिससे क्या होते हैं कि उनमें रूट का अलाइजमेंट हो जाता है। तो जितने कैलक हम लोग काटे रहेंगे उतने कैलक्स क्या होंगे, आपके न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अगर बच्चों, अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, तो आप उसमें एक कमेंट कीजिए कि हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, कैसी। तो देखिए बच्चों, इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों की पढ़ाई इसमें बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। पिछले जो टेंथ की बैच थी वो फिलहाल वो पास आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर साल भर हम लोगों ने मेहनत किया, बच्चों को पढ़ाया, लेकिन वहाँ पर हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला है। एंड क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो भी अधर में अटके हुए हैं कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो कब होंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक निकली हुई हैं। तो इसीलिए बच्चों, मैंने अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसीलिए मैंने अपने घर में ही पढ़ाना आपको शुरू कर दिया है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या आता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा हो गया है ख़त्म। तो अब हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोगों को पढ़नी है, जिसमें हम लोग को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना है। इसके बाद जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए बस करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हैं। आप लोग जितना मैं पढ़ाया करूँ उतना आप लोग नोट्स बनाए रखिए। नोट्स आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स के पहले आपके लिए नोट्स ही सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो फिर आपसे भी ज़रूर लेना चाहते हैं। जय हिंद।